हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग साइंस की रिवीजन कर रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 10th के लिए साइंस में, जो इस बार 2025 में आ सकते हैं। इसमें हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम लोग पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, देन फिजिक्स के करेंगे, देन बायो के करेंगे, और अभी हम लोग लेंथी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें कवर अप करेंगे अपने एमसीक्यूज। ठीक है, एक पार्ट पहले ही रिलीज हो चुका है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। ठीक है, चलो। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो दैट व्हाट हैपन्स व्हेन। पहला है, इसमें ए पार्ट में पूछा गया है, एन एस्टर रिएक्ट्स विद अ बेस। एस्टर अगर आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहले हमें एस्टर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOC2H5। ये आपका क्या है, एस्टर है। एस्टर को अगर आप एक बेस के साथ रिएक्ट करते हो, बेस आपने ले लिया NaOH। ठीक है, NaOH ले लिए, जब आप इसके साथ इसे रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने के बाद क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बना देगा। ठीक है, सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसीटेट बन गया और साथ में क्या बन जाएगा, C2H5OH। C2H5OH इथेनॉल। ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। और ये क्या कहलाएगा आपका, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। ठीक है, कई बार हमें खाली नाम से भी दे देता है, साइंटिफिक नाम से, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आप अगर क्या करोगे, एस्टर को बेस से रिएक्ट कराओगे तो सोडियम एसीटेट दे देगा और साथ में इथेनॉल रिलीज हो जाएगा अलग। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोलता है, मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन। मीथेन, मीथेन क्या होता है आपका, CH4। इसको आप किससे रिएक्ट कराते हो, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Hμ आप लोग लिख सकते हो, बताया गया था। तो सनलाइट से जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। और क्लोरीन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं रेडिकल फॉर्म में। तो क्या करेगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेके हट जाएगा, मीन्स क्या हुआ, एक HCl हट गया यहाँ से, और ये वाला क्लोरीन आके इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, दैट्स वाई वो क्या कर देगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3Cl। ठीक है, चलो। सी पार्ट में कहा है, इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एस्टर फॉर्मेशन, C2H5 इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसे हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनेगर भी कहते हैं। इसी को अगर हम लोग क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं H2SO4 डाल के, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, C2H5COOCH3। देखो यही फॉर्मूला सेम है, बस खाली इसको आगे पीछे करके लिखा गया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पार्ट में पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट के केमिकल कंपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है। स्टेट इन ब्रीफ द एक्शन ऑफ सोप इन रिमूविंग एन ऑयली पार्ट फ्रॉम अ शर्ट। ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन है। व्हाई आर सोप्स नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वॉशिंग वेयर वाटर इज हार्ड। चलो, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमारे एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट बोलता है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, केमिकल कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। तो और वाला पार्ट है आपका। अगर मैं सोप की बात करता हूँ, तो सोप क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहीं पे आपका डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट आपका होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो होता है, लेकिन वहाँ पे पोटेशियम और सोडियम आयन के रूप में नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, सल्फोनिक ग्रुप होता है। क्या होता है, सल्फोनिक ग्रुप होता है। ठीक है,
अभी बताऊंगा फॉर्मूला भी क्या होता है। चलो ठीक है। अब इसमें आगे पूछा है कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं, सोप जो है वो किस तरीके से डर्ट को हटाने में मदद करते हैं। तो सोप का जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है, सोप का प्रॉपर फॉर्मूला होता है C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये आपका सोप का प्रॉपर फॉर्मूला होता है। ये वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर होता है, यानी कि ये पार्ट जो है वो ऑयल के पास होगा। किसके पास होगा? ऑयल के, यानी कि डर्ट के पास होगा। और ये पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया लिक्विड लविंग, यानी कि ये पार्ट जो है वो वाटर में होगा। ठीक है। अब क्या करेगा? ऑयल वाले पार्ट को जो है ये क्या करेगा? उससे खींच के बाहर निकाल देने में मदद करता है। ठीक है। इसी को हम लोग मिसेल फॉर्मेशन भी कहते हैं, आपको क्वेश्चन में भी आता है। वाई आर सोप नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वॉशिंग वेयर वाटर इज हार्ड? अच्छा हाँ, इसका अगर स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो ऐसे बनता है, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसे बनता है। ये पूरी जो चेन होती है भाई, वो आपका क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और ये जो होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है। इस तरीके से भी आप इसे शो कर सकते हैं। ठीक। इसी में जो हमसे थर्ड पार्ट में पूछा है इसी क्वेश्चन का, क्यों सोप जो है वो सुटेबल नहीं होते जब हार्ड वाटर में हम लोग मतलब उसको यूज करना होता है। इसका रीजन देख लो कि वाटर जो है वो हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, जिसके कारण वाटर हार्ड हो जाता है। और हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर साबुन जो ढंग से काम नहीं करेगा। जैसे ही आप उसके अंदर सोप ऐड करोगे ना, तो देखो सोप का फॉर्मूला भी हमने बताया क्या है? C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर इसके अंदर कैल्शियम आयन मौजूद है तो क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, है ना। और यहाँ पे कैल्शियम आयन आ जाएगा C17H35COO नेगेटिव Ca पॉजिटिव, और सोडियम अलग हो गया। तो क्या हो गया? ये जो बनेगा ये स्कम बन जाता है। स्कम क्या होता है? स्कम SCUM। स्कम क्या होता है? ये इनसॉल्यूबल पीपीटी होता है। इनसॉल्यूबल पीपीटी प्रिसिपिटेट होता है, जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से डर्ट वगैरह जो है वो सेपरेट नहीं हो पाती। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? चलो, साथ के साथ आप लोग कॉपी में भी नोट करते जाना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ताकि कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना होने पाए आपसे, क्योंकि इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। आप अपनी स्क्रीन पे देखो सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया है हमसे, व्हाई डस कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग? कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग से ही कंपाउंड जनरली क्यों फॉर्म करता है? तो इसके दो रीज़न हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? दो रीज़न। पहला रीज़न ये हो जाता है कि कार्बन जो है वो क्या करता है? टेट्रावेलेंसी शो करता है। टेट्रावेलेंसी शो करता है। 4 कार्बन जो है वो शेयर करता है, इसीलिए क्या होता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। क्योंकि आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट करना पड़ेगा, और उसको जनरेट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो गेन करेगा। वो टेंडेंसी इसके पास होती नहीं है, इसलिए कार्बन क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है। अगला है आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कार्बन कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है। दैट्स वाई ये जो कार्बन जो है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। सेकंड पार्ट में पूछा है, स्टेट एनी 2 रीजंस फॉर कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी, इस देखो सेम आंसर है इसका भी, क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो कार्बन कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, लॉन्ग चेन भी बना लेता है, ठीक है, और रिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर लेता है, और लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है। इसलिए कार्बन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? आपका कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सी है, बाकी दोनों तो थ्योरेटिकल थे, आंसर आप लोग कैसे भी दे सकते हैं। सी पार्ट में आपसे कहा गया, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच कंटेन एल्डिहाइड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप एंड राइट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। इसमें से कौन सा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जिस पे लगा हुआ है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आपको लिखना है। ऑप्शन दिए गए हैं, देखो C3H7OH। ठीक है। एक है आपका C3
H7Cl, एक है आपका C2H5CHO, एक है आपका CH3CO CH3। तो देखो जिसके लास्ट में OH ऐड होता है, जिसके लास्ट में OH ऐड होता है वो आपका क्या होता है, अल्कोहल होता है। OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, फर्स्ट वाला तो इसमें हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल है। सेकंड वाला जो है लास्ट में, ये नहीं हो सकता। सेकंड वाले में लास्ट में Cl जुड़ा हुआ है। Cl का मतलब क्या है कि हेलोजन की एक चेन है, उसके साथ क्लोरीन ऐड है, इसका मतलब ये हेलो एल्केन है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद इसकी बात करोगे तो लास्ट में CHO है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, यही आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद इसको आप देखोगे स्ट्रक्चर ओपन करके तो साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या है, सेंटर में आपका C डबल बॉन्ड O आ रहा है, यानी कि कौन सा ग्रुप है इसके साथ, कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई, कीटोन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C2H5CHO। और पार्ट में पूछा गया है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है तो ऐसी वर्बली कर लेते हैं। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर आपके वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट आर कॉल्ड आइसोमर। बी पार्ट में कहा गया है दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। अब हमें बताना है राइट द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड देयर फॉर्मूला, ठीक है। इनका फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप लिखना है हमें। 3 कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक O लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या ये पूरा बनेगा, कंप्लीट हो रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी अच्छा डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो रहा है तो बिल्कुल हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे तो करेगा ही नहीं, ठीक है। CHO ये क्या आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। यहीं पे अगर इसको चेंज करना हो तो 3 कार्बन है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, ठीक है, और डबल बॉन्ड O इधर लगा दो। अब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड नाम इसका क्या हो गया, प्रोपेनल, क्या हो गया, प्रोपेनल। और ये क्या हो गया आपका, प्रोपेनोन, क्या हो गया, प्रोपेनोन, ये आपका कीटोन हो गया, ठीक है। देखोगे तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम अमाउंट में है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, डिफरेंट बन रहा है। बताया भी गया था कि अगर ये जो C डबल बॉन्ड हो, अगर इसको हम बीच में ला देते हैं तो इसका नाम बदल जाता है और वो क्या हो जाता है, कीटोन हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो बेंजीन कैसे बनता है, इस तरीके से, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगा दो, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन का बन गया, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पर, आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई गई है, ठीक है, जिसमें बोला गया है अ स्टूडेंट रिएक्टेड सोडियम विद वाटर एंड मेजर्ड द वॉल्यूम ऑफ गैस एट इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड। एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है, सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराता है। सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, लार्ज अमाउंट पे हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या है, बोला है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। द रिजल्ट आर शोन, नीचे रिजल्ट दिखाया गया और हमसे पूछा गया है, ए पार्ट में पूछा गया अप टू विच टाइम द रिएक्शन वॉज फास्टेस्ट, कौन से समय के लिए रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा फास्ट रही होगी। ऑप्शन में 30 सेकेंड, 60, 90। अगर हम इंटरवल देखें तो सबसे ज़्यादा इंटरवल किस में बढ़ रहा है, एक तो वॉल्यूम में नीचे देखो 0 से 40 तक का सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि 40 में से 0 माइनस करोगे मीन्स 40 वॉल्यूम बढ़ा, 40 यूनिट। उसके बाद 60 में से 40 माइनस करोगे तो 60 से 30 सेकेंड के बीच में खाली 20 यूनिट बढ़ा। और 90 से 60 देखोगे तो 74 में से 60 माइनस करोगे तो 14 यूनिट बढ़ा। इस अकॉर्डिंग देखोगे तो 180 में से 150 माइनस करोगे, टाइम तो सेम है 30 सेकेंड, बट यूनिट ज़्यादा है, अराउंड 44 यूनिट जो है वो
वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन हमें ऑप्शन में 30, 60 और 90 में से ही पूछा है कि इन तीनों में से किस में ज़्यादा होगा। तो निकाल के देख लो, पहले 30 के लिए निकाल के देखो आप, ठीक है, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड और 90 सेकेंड के लिए। तो 30 माइनस 0 टाइम के लिए, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 40 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा 30 अपॉन में 40। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 34.0, 4 7 जा 28, 2045, 0.75, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन अपोजिट होगा, वॉल्यूम ऊपर रखना, टाइम नीचे रखना, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 40 माइनस 0, टाइम क्या हो जाएगा 30 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 30, यानी कि 4/3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 3, 1 पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 1.3। और आप अगर सेकेंड इंटरवल के लिए निकालोगे 60 के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 60 माइनस 40 अपॉन में टाइम है 60 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 30, 2/3, 2/3, 3 6 18, वही 0.66 आ जाएगा, 0.66। तो साफ साफ पता चल रहा है कि 30 सेकेंड के लिए जो रिएक्शन है वो फास्टेस्ट होगी। जस्टिफाई इसी तरीके से आप लोग करोगे। नेक्स्ट है, इसी में बी पार्ट में पूछा है व्हाट विल बी द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द सॉल्यूशन फॉर्म। जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या होगा, तो उसके लिए हमें पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी बी पार्ट में। तो देखो, जब सोडियम आपका वाटर से रिएक्ट करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा, तो क्या बना देगा भाई, NaOH बना देगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक सोडियम, ठीक है, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 और एक 3 हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसको आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी आगे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 सोडियम हो जाएगा, ये भी 2 सोडियम हो गया, और यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर 2 लगा देता हूँ तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये कितना ऑक्सीजन हो गया भाई, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, और ये 2 और 2 4 हाइड्रोजन। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब ध्यान देना कि यहाँ पे NaOH जो आपका प्रोडक्ट बनता है, तो NaOH जो प्रोडक्ट बना, ये इसका मीडियम कैसा होगा, बेसिक होगा। तो जब हम बेसिक मीडियम को अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट करते हैं, तो कौन सा कलर देगा, वॉयलेट कलर देगा। कैसा कलर देगा, वॉयलेट कलर देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो वॉयलेट कलर देगा। फर्स्ट इस और में फर्स्ट पार्ट पूछा है इसका, विच गैस इज लिबरेटेड इन द अबव रिएक्शन। कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में पूछा है विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ NaOH। NaOH के बेसिक नेचर के लिए कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलेगा, और बेसिक मीडियम के लिए OH नेगेटिव आयन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और एसिडिक नेचर के लिए H पॉजिटिव आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सी पार्ट में पूछा गया व्हाट विल बी द कलर ऑफ फिनोप्थलीन इन द सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन के अंदर अगर आप फिनोप्थलीन डालोगे तो क्या कलर हो जाएगा। सबसे बेसिक रिएक्शन होती है कि किसी भी बेस में अगर हम लोग फिनोप्थलीन ऐड कराते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है आपको एक बीकर है और उसके अंदर वाटर है और कैल्शियम ऑक्साइड रखा है, ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ए पार्ट में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ साउंड वुड बी हियर। किस तरीके का साउंड सुना जाएगा अगर हम लोग पानी के अंदर कैल्शियम का ऑक्साइड डाल देते हैं, मतलब अगर हम लोग चूना पत्थर डाल देते हैं तो कैसा साउंड सुनाई देगा। आपको पता है कि जब आप चूना पत्थर पानी के अंदर डालते हैं तो एक हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, हिसिंग साउंड, ठीक है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। बी पार्ट में पूछा गया स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। क्या इक्वेशन होगी। बी पार्ट में पूछा है आपके पास कैल्शियम का ऑक्साइड है, आप इसके अंदर वाटर ऐड करा देते हैं तो वाटर ऐड कराने से क्या हो जाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था। अगला है
सोप एंड डिटर्जेंट आर बोथ टाइप ऑफ सॉल्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टू। सोप और डिटर्जेंट दो अलग अलग तरीके के सॉल्ट है, इनके बीच में डिफरेंस करना है, ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, ठीक है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, वाई सोप नॉट फॉर्म लेथर विद हार्ड वाटर। ये पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है। मेंशन एनी टू प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टीड ऑफ सोप। सोप की जगह पर अगर हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं तो उसकी जगह दो प्रॉब्लम अराइज होने वाली आपको लिखनी है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है या लेस बायोडिग्रेडेबल होता है। तो जब वो वाटर के अंदर मिक्स होता है, मींस अगर हमने एक बार डिटर्जेंट को यूज़ कर लिया पानी के अंदर, तो उस पानी को हम लोग दोबारा से फिल्टर करके साफ नहीं कर सकते, वो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो वाटर क्या है, डिटर्जेंट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और सेकंड पार्ट इसका ये हो जाता है कि डिटर्जेंट अगर आप लोग स्किन पे यूज़ करते हो जरा सा भी, तो कैसा करता है, ये स्किन को इरिटेट करता है और रैशेस वगैरह फॉर्म कर देता है, ठीक है। और पार्ट वाला क्वेश्चन देखिए, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और पार्ट में दिया गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। एक कंपाउंड एक्स है, उसको जब आप लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या कराते हो, रिएक्ट कराते हो, तो रिएक्ट कराने से एक कंपाउंड वाई बन जाता है, एक कंपाउंड वाई बन जाता है। ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। आ गया याद, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग पिछले पार्ट में वीडियो में कर चुके हैं कि अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड कराते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें एक कंपाउंड मिल जाता है जिसका नाम होता है Z, ठीक है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड Z ऑन कंबशन, अगर मैं इस Z का कंबशन कराता हूँ, मीन्स अगर मैं इसे ऑक्सीजन से कंबस्ट करा देता हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमें दो मॉलिक्यूल किसके मिल जाते हैं, CO2 के और H2O के। किसके मिल जाते हैं, दो मॉलिक्यूल CO2 के और H2O के। H2O के भी कितने मिलते हैं, सॉरी 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं H2O के, 3 मॉलिक्यूल्स H2O के मिलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई गिविंग रीजन द कंपाउंड XYZ, राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन भी आपको लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखोगे, देखो अगर मैं रिएक्शन को रिमाइंड अगर मेरे को है तब तो और अच्छी बात है, और नहीं रिमाइंड है तब भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर रिमाइंड है तो यहाँ से क्या कर लोगे, सीधा सीधा पता चल रहा है कि एक कंपाउंड X है, उसके अंदर H2SO4 डालोगे तो क्या बन जाएगा, Y बन जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास क्या है यहाँ पे CH3 CH2OH यानी कि इथेनॉल है, जब मैं इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेरा इथीन में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी इथीन के अंदर जब मैं देखो अनसैचुरेटेड से क्या कर रहे थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे थे, या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। जब हम लोग कराते हैं तो हाइड्रोजन ऐड कराते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, CH3 यानी कि इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेन में। अब इसी इथेन का जब आप कंबशन करवाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा, 3 मोल वाटर देगा, और साथ में क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी भी रिलीज होगी। देखो 2 कार्बन है ना, यहाँ पे भी कितने कार्बन हो गए, 2, कितने 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए ना, 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है बात। बाकी ऑक्सीजन ऐड हम लोग कराते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगा तो साथ में ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंपाउंड्स का नाम लिख ही सकते हैं। एक्स आपका क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, एक्स क्या हो गया भाई, इथेनॉल हो गया। वाई क्या हो गया आपका, ये हो गया इथीन हो गया आपका, ठीक है। और जेड क्या हो गया आपका, ये इथेन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पे सामने, इसमें एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला क्वेश्चन तो अभी जो हमने किया ना वो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चे, वहाँ पे एक ग्राफ बना है। ग्राफ में देखोगे आप ऊपर की तरफ जो गया है पॉइंट, वो आपको क्या दिखा रहा है कि H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है ऊपर की तरफ। और अगर आप राइट की तरफ जाओगे, एक्स एक्सिस पे जाओगे, तो pH जो है वो बढ़ रहा है, pH बढ़ रहा है। कभी भी ग्राफ इस तरीके का होता है तो वो क्या करता है, इन्वर्स रिलेशन शो करता है। क्या करता है, इन्वर्स रिलेशन।
ध्यान रखना, मैथ्स भी पढ़ते हो, अगर ग्राफ कभी भी इस तरीके का जाता है तो वो इन्वर्स रिलेशन शो करता है। मतलब अगर ये H3O पॉजिटिव बढ़ेगा तो पीएच क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, H3O पॉजिटिव बढ़ेगा तो पीएच क्या करेगा, घटेगा। और H3O पॉजिटिव की वैल्यू कम होगी तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। ध्यान से देखो, अगर ये H3O पॉजिटिव का यानी कि हाइड्रोनियम आयन का ग्राफ है, तो अगर H3O पॉजिटिव की वैल्यू सबसे कम है, 1 यूनिट है, तो पीएच की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। लेकिन जैसे ही H3O पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ जाती है थोड़ी सी, तो पीएच की वैल्यू अब क्या होगा, यहाँ पे कम हो गई ना, और ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी H3O पॉजिटिव की वैल्यू तो पीएच की वैल्यू और ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ शो करता है आपका। अब यहाँ पे हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, अगर पीएच कितना है, 2 है, अगर पीएच आपका 2 है, फर्स्ट पार्ट है इसका ए पार्ट, अगर पीएच की वैल्यू 2 है तो आपको बताना है कि H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू log बेस 10 H3O पॉजिटिव। ठीक है, लॉग में हम लोग ज़्यादा अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें लॉग के बारे में पढ़ना नहीं है, इतने सारे रूल्स इस क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ने। तो शॉर्ट में समझ लो, यहाँ पे pH की वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्या है, log 10, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H3O पॉजिटिव, हमें H3O पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है, सॉरी माइनस का log 10 होता है। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का log बेस 10। ठीक है, ये क्या हो गया, H3O पॉजिटिव की वैल्यू। ठीक है, अब हमें H3O पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है log बेस 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपकी pH की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H3O पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी आपकी log माइनस का pH यानी कि -2। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जाना इस क्वेश्चन में क्योंकि लॉग का क्वेश्चन है। लॉग आप लोग बाद में क्लासेस में 11th में पढ़ोगे, तो अभी इतना ही याद रखना। बी पार्ट में इसमें पूछता है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ्स। क्या कंक्लूजन आपको मिलता है, तो कंक्लूजन बच्चे यही है कि ये इन्वर्स रिलेशन शो करता है हाइड्रोनियम आयन और पीएच के बीच में। मीन्स जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे पीएच की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये इन्वर्स रिलेशन शो करता है, यही इसका आंसर है, कंक्लूजन। और पार्ट में जो दिया गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ए एंड बी शोन इन द ग्राफ। देखो ए जो यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है, ए सबसे टॉप पर है, ए सबसे टॉप पर है। अगर ए सबसे टॉप पर है तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि उसका पीएच क्या है, यहाँ से देखोगे मैच करोगे तो पीएच क्या हो जाएगा, कम। तो ए का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और बी का नेचर कैसा हो जाएगा, बी का नेचर हो जाएगा आपका बेसिक। कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि बी की वैल्यू देखोगे तो उसका पीएच हाई है, इसलिए बेसिक नेचर हो जाएगा। सी पार्ट में पूछा है, व्हाट वुड बी द कलर ऑब्जर्व्ड इफ ए एंड बी ट्रीटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ए जो है सीधी सी बात है, वो कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। बी कैसा कलर देगा, वॉयलेट कलर देगा, है ना, या पर्पल कलर देगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका जिसमें ए रेड है और बी पर्पल। सी ऑप्शन देखो, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट व्हाइट प्रिसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। इजी सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में सीधा सीधा ये क्वेश्चन गिवन है। अगर आप लोग क्या करते हो, बेरियम क्लोराइड में यानी कि BaCl2 के अंदर सोडियम का सल्फेट मीन्स Na2SO4 अगर आप लोग इसके अंदर ऐड कराते हो तो एक वाइट कलर का पीपीटी बनता है। वो वाइट कलर का पीपीटी क्या होता है, बेरियम का सल्फेट होता है, और साथ में सोडियम का क्लोराइड जो है वो अलग रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसके लिए आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आप लोग पहले याद करो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमें बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग में क्या करते हैं हम लोग, एटम बैलेंस करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि एटम बैलेंस करते समय हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हम लोग नीचे नहीं लगाते, उसके हमेशा क्या करेंगे, सामने लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एक बेरियम है, एक बेरियम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो यहाँ क्या करो 2 लगा दो। अब 2 सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे भी 2 सोडियम है। ठीक है, यहाँ तक बराबर है, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 सोडियम,
और 2 सोडियम, ठीक है, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बी पार्ट में कहा गया है व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, इसे हम लोग आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोल सकते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। आयन एक्सचेंज रिएक्शन क्यों बोल सकते हो, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या हो जाएगा, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो आयन एक्सचेंज मेथड या आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी आप लोग इसे कह सकते हो, ठीक है। और इसको एक और नाम बोल सकते हो, अभी तो इन्होंने क्या बोला था, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ना, आप इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, जिसके नाम से आपने पढ़ा होगा एग्जाम में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो, और पार्ट में बोला गया है संस्कृति हीटेड कॉपर पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट, सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए कि संस्कृति क्या करती है, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन पाउडर को हीट करती है बॉइलिंग ट्यूब में लेकर, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस एक्स निकलती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द, ए पार्ट में बोला है आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स, तो ब्राउन गैस कौन सी होगी, और पार्ट का क्वेश्चन है, आपके पास क्या है, कॉपर नाइट्रेट है ना, CuNO3 का होल ट्वाइस, इसको जब आप लोग क्या करते हो, हीट करते हो, जब आप इसे हीट करोगे तो हीट करने पे कॉपर का ऑक्साइड मिल गया, साथ में NO2 मिल गया, ठीक है, और ऑक्सीजन मिल गई। तो यहाँ पे जो बोला है ब्राउन कलर की जो गैस मिलेगी भाई, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, कौन सी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ब्राउन कलर की गैस होगी। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंस आपको सिखा दिया, आप लोग खुद कर लीजिए। और व्हाट विल हैपन इफ गैस X इज डिजोल्व इन वाटर, अगर X को मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा तो क्या होगा, देखो NO2 है, साथ में H2O के अंदर अगर आप इसे मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। और व्हाट राइट द पीएच रेंज, पीएच रेंज क्या हो जाएगी, पीएच रेंज इसकी हो जाएगी 1 से लेकर 2 के बीच में मान लो, यानी कि हाईली एसिडिक होगा, 1 से लेकर 2 हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है अद्विता मिक्स 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। 3 ml सोडियम सल्फेट में 3 ml बेरियम क्लोराइड ऐड कराती है, ठीक है, और नीचे पीपीटी बन जाता है। ये आपने रिएक्शन अपनी बुक में भी है, आपकी एनसीईआरटी में सेम टू सेम वही रिएक्शन है। ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं और आयन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ए पार्ट में पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन इन एंड डिफाइन इट, तो कोई सा भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, आयन एक्सचेंज भी बोल सकते हो, और इसको आप लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, और उसको डिफाइन करना है। बी पार्ट में राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, ठीक है, किस तरीके की रिएक्शन ये होगी वो भी बताना है, वो भी बता दोगे। कंप्लीट एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन, आपको यहाँ पे दिया गया है C6H12O6, अगर आपका O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, CO2 बना देता है और H2O बना देता है, और साथ में क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, बैलेंस करना है, 6 इधर लगा देने का, इधर लगा देने का, इधर लगा देने का, 6 क्लास की इक्वेशन है, ठीक है, 6 क्लास में आपने ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में और पार्ट का, जिसमें गिव रीजन दिया गया है। ए पार्ट में पूछता है कि फोटोसिंथेसिस को क्यों कंसीडर करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो अपना फूड प्रोसेसिंग का काम कर पाए, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बी पार्ट में बोला है डाइजेशन को जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि डाइजेशन करते समय क्या होता है, जो हमारा फूड पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसीलिए इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा गया है।
सी पार्ट में रेस्पिरेशन को कंसीडर किया गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान हमारी बॉडी से, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सब धीरे धीरे इजी लगने लगेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग पढ़िए, तब तक आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कॉपी लेकर बैठा करो, कॉपी लेकर बैठोगे सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसे याद रहेगा हमें कि हमने क्या किया था। नेक्स्ट यही जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला है एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में। ज़्यादातर मेटल जो होते हैं कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं ओर्स, कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग ऑक्साइड में कैल्सिनेशन के द्वारा। सल्फाइड को रोस्ट करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड रिड्यूस होता है। पूरा पैराग्राफ लिखा गया, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया हमें वो देखना, ठीक है। आप लोगों का मन करेगा आप लोग पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन देने के बाद अगर नहीं सॉल्व होता तो हम लोग जाएंगे ऊपर। एलिमेंट एक X है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है, X है उसका एटॉमिक नंबर 20 है यानी कि वो कैल्शियम है, ठीक है। Y है उसका एटॉमिक नंबर 17 है यानी कि वो क्लोरीन है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो 9th क्लास वाली चीज रिवाइज कर लो। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, इसकी -1 होती है, तो कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा CaCl2। तो Ca क्या था आपका X था, Y क्या था, सॉरी Y क्या था, क्लोरीन था, तो क्या हो जाएगा XY2, क्या बन जाएगा XY2। क्लियर है बात, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बी पार्ट में पूछा गया है आपसे व्हाट हैपन व्हेन जिंक कार्बोनेट इट हीटेड इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जिंक कार्बोनेट को ZnCO3 को जब आप लोग हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि कैल्सिनेशन कराते हो, यानी कि कैल्सिनेशन कराते हो तो क्या बन जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में CO2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन तो इतने पे खत्म हो जाएगी, आपकी से ज़्यादा नहीं लिखना, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब जिंक के ऑक्साइड को हम लोग कार्बन से यानी कि कोक से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे आपका जिंक आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है और CO2 सॉरी CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हट जाता है। ये आपकी जो रिएक्शन होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिफिकेशन वाली, ठीक है, लास्ट पार्ट में आ जाता है बिल्कुल ही, या रिडक्शन भी बोल सकते हो कि हम लोग जिंक ऑक्साइड को क्या करा रहे हैं, रिड्यूस करा रहे हैं। और पार्ट में बोला गया है व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद फेरस सल्फेट। हमारे पास फेरस सल्फेट है FeSO4 है, जिसको हम लोग ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्रीन विट्रॉल लिखा हुआ दे दिया, और ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। तो फेरस सल्फेट के अंदर जब हम लोग जिंक डालते हैं तो क्या होता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, फेरस को यानी कि आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, जिंक का सल्फेट बना देगा और आयरन अलग हो जाएगा। और जो जिंक का सल्फेट बनाएगा इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर है वो होगा कलरलेस, ठीक है। ये कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं जो याद रखनी चाहिए, अच्छी बात होती है। सी पार्ट में बोला है आउट ऑफ द एलिमेंट फॉर्म फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक आपको एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, उसके एलिमेंट दिए गए हैं, और पूछा है इसमें से कौन सा मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। उसके बाद ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आपके नॉन मेटल्स होते हैं। मींस आपके यहाँ पे क्या हो गए, 3 से लेकर 12 तक आपके मेटलॉइड होते हैं, 3 से लेकर 12 तक आपके क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से कॉम्बिनेशन देखोगे तो लिथियम और बेरिलियम दोनों के दोनों आपका ग्रुप 1 और 2 में आएंगे, तो ये तो मेटल हो गए, तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद नाइट्रोजन और फॉस्फोरस थर्ड ऑप्शन जो है वो दोनों के दोनों आपके नॉन मेटल्स में आ जाते हैं, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है बोरोन और सल्फर, तो सल्फर भी आपका नॉन मेटल में आ जाएगा, तो वो भी नहीं पेयर बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन बचता है बोरोन और सिलिकॉन। सेकंड ऑप्शन आपका बोरोन और सिलिकॉन, ये दोनों आपके क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। और हम जानते हैं कि सिलिकॉन को सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है, सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिलिकॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए, आप लोग तब तक नीचे क्वेश्चन को रीड करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट पार्ट में
ए पार्ट है ये तो वर्बली हो जाएगा, वाई डू एसिड डू नॉट शो बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है, जब वाटर की एब्सेंस होती है तो अपना एसिडिक नेचर नहीं शो करते। क्यों नहीं करते? उनका मन नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। इसलिए नहीं शो करते क्योंकि जब तक वो आयनाइज नहीं होंगे तब तक अपना वो एसिडिक नेचर शो ही नहीं कर पाएंगे। बी पार्ट में बोला गया है एन एलिमेंट एक्स बर्न विद द गोल्डन फ्लेम, सॉरी एन एलिमेंट ए, एक एलिमेंट ए है आपके पास, वो गोल्डन फ्लेम के साथ जलता है जब वो रिएक्ट करता है बी से। किससे रिएक्ट करता है? वो बी से जब वो रिएक्ट करता है, ठीक है। और बी का एटॉमिक नंबर है 17, यानी कि ये क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, ठीक है। 17 क्लोरीन से रिएक्ट करता है टू गिव सी, और क्या दे देता है हमें? कंपाउंड दे देता है सी। सी को जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कराते हैं तो हमें डी मिल जाता है। हाइड्रोलाइज कराने का मतलब है H2 ऐड कराओगे तो क्या बन जाएगा? आपको डी मिल जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, डी मिल जाएगा। और एंड लिबरेट्स 2 गैसेस, और साथ में 2 गैसेस लिबरेट होंगी जो कि कलेक्ट होंगी 2 इलेक्ट्रोड्स पे। अब देखो क्वेश्चन याद आ गया होगा आपको, ठीक है। क्लोरोअल्कली प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी आइडेंटिफाई करना है ना। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ पे बी का तो साफ साफ पता चल गया, एटॉमिक नंबर उसने बता दिया था, ठीक है, क्लोरीन है। तो भाई यहाँ पे गोल्डन फ्लेम के साथ जलेगा तो कौन सा होगा? फिर सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करा देगा तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। NaCl को तुम वाटर से रिएक्ट कराते हो तो ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है, और जब ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है तो क्या होता है? साथ में क्लोरीन गैस अलग रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और साथ में हमें क्या मिलता है? NaOH मिलता है। क्या मिलता है? NaOH, यानी कि तो D क्या हो जाएगा? आपका NaOH हो जाएगा, ठीक है। इजी था। और पार्ट में बोला गया है द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 7.5। ए सॉइल ए जो है आपका, सॉइल ए जो है आपका, उसका pH है 7.5। सॉइल बी जो है, सॉइल बी जो है उसका pH है 4.5। विच ऑफ द 2 सॉइल्स ए और बी शुड बी ट्रीटेड विद पाउडर्ड चॉक, यानी कि किस में आप बेस ऐड कराओगे? चॉक कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है ना। और क्यों ऐड कराओगे? रीज़न पूछा है तो भाई इसका pH का मैं तो इसके अंदर ऐड कराओगे, सीधी सी बात है। वो तो पहले से ही बेसिक नेचर की है, मतलब अगर वो देखोगे आप pH स्केल देखोगे तो 7 से ऊपर, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर बेसिक नेचर हो जाता है, 7 से नीचे एसिडिक। तो ये मिट्टी कैसी? एसिडिक है। तो एसिडिक में मिट्टी में क्या ऐड कराओगे आप? चॉक ऐड कराओगे, ताकि उस कैसी हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो स्क्रीन पर। ये क्लास भी अच्छी खासी हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। बस इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली भी देख लेना, और नई के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे देख के छोड़ देते हो तो क्या होता है? नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 26, एन एलिमेंट एम, एक एलिमेंट एम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई है 2 8 और 3, 2 8 और 3। तो हमें यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि 2 8 और 3 यानी कि 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। और अगर ये कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ, सेपरेटली बोला है, क्लोराइड आयन के साथ और सल्फेट आयन के साथ, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होता है, तो केमिकल फॉर्मूला लिखना है जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो देखो M के अकॉर्डिंग लिखो तो क्या हो जाएगा? MCl3, यानी कि जब एल्यूमिनियम क्लोरीन से कंबाइन होता है तो AlCl3 बना दे, तो MCl3, और इसके साथ बनाएगा तो क्या हो जाएगा? MSO4, ठीक है, MSO4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये कैसे आएगा? ये आप ध्यान से देखो। अगर देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन होता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, इसकी कितनी? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई, तो क्या बन जाता है? AlCl3। तो A की जगह पे मैंने, Al की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? मेटल लिख दिया, तो क्या MCl3 बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे एल्यूमिनियम, और इसका क्या हो जाएगा? सल्फेट। SO4 का -2 होता है, इसका +3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इसको लिख सकता हूँ मैं M2, और ये क्या हो जाएगा? SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया।
प्रिडिक्ट विद सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से बन रहा है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड वेराई विद रिस्पेक्ट टू एम। तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरीके से वेराई होगी विद रिस्पेक्ट टू एम। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी जितना मेटेलिक कैरेक्टर इनका बढ़ेगा, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और पार्ट में पूछता है अ रेडिश ब्राउन मेटल एक्स, एक रेडिश ब्राउन मेटल एक्स है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो तब तक क्वेश्चन पढ़ो। एक रेडिश ब्राउन मेटल है आपका एक्स, ठीक है। जब उसे हीट करते हैं तो हमें कंपाउंड मिल जाता है वाई मिल जाता है, क्या मिल जाता है वाई, विच व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गिव्स बैक एक्स। जब हम इसे दोबारा क्या करते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें एक्स दोबारा से मिल जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान। दिस इज रिफाइंड फ्रॉम एक्स इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग। साफ साफ बोल दिया एक्स इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज हो रहा है, तो आधा क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। या तो ये कॉपर हो सकता है या तो एल्यूमिनियम हो सकता है, तो एल्यूमिनियम की बात कर नहीं रहा वो, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कॉपर है, क्योंकि वो कैसा हो जा रहा है ब्लैक हो जा रहा है। तो कॉपर ही हीट करने पर ब्लैक हो जाता है, तो क्या बन जाएगा कॉपर का ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एक्स। वहाँ पे फिर आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें कैथोड और एनोड बनाना है और आपको बताना है कि कैसे आप लोग उसे रिफाइन करोगे। तो यहाँ पे क्या करना, एक इम्प्योर रॉड ले लेना, ये प्योर रॉड ले लेना किसकी, कॉपर की, ठीक है। ये इम्प्योर वाली क्या हो जाएगी, कैथोड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी, एनोड हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग वायर से ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। जो ये इम्प्योर वाली रॉड है ये गल जाती है, इसके अंदर जो कॉपर होता है, ठीक है, वो आके इसके ऊपर चिपक जाएगा, बाकी जो इम्प्योरिटी होगी वो नीचे यहाँ पे एनोड मड के रूप में कलेक्ट हो जाएगी, एनोड मड के रूप में कलेक्ट हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा, ठीक है। ये एनोड मड के रूप में क्या हो जाएगा, ये कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है एक इक्वेशन है Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। रिएक्शन से याद आ जाता है हमें कि थर्मिट रिएक्शन है आपकी, ठीक है। थर्मिट रिएक्शन कहाँ पर यूज़ होती है, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए यूज़ होती है, क्योंकि क्या करता है ये आयरन प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से हमने रिएक्ट कराया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए पार्ट में गिव रीजन वाई द अबव रिएक्शन इज नॉन एज थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्यों कहलाती है, क्योंकि हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाई अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है इसके अंदर। क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, आयरन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस कर देता है तो आयरन जो है वो कलेक्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड वहाँ से सेपरेट हो गया। बी पार्ट में पूछा है आइडेंटिफाई द सुटेबल ऑक्सीडाइज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द अबव रिएक्शन। पहले रिएक्शन लिख लो, क्या है, Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3, और साथ में क्या दे रहा है आपको, हीट दे रहा है ठीक है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसमें देखो हमने पढ़ा था कि इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है। हमने ये पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, या ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन हटे, तो आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन हटे, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन हटे तो रिडक्शन कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन। यहाँ पे एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये तो सिंपल तरीका है बताने का। एक तरीका दूसरा बताता हूँ, ठीक है। देखो Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे बताते हैं, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे अगर मैं इसका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूँ, कैसे निकालूंगा, आयरन जो है
इसको मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे लगा तो 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस का 2 और कितने हैं 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस 3 को बाहर लगाओ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू प्लस का 6, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3, यानी कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है वो कितना है +3। और यहाँ पे जब भी कोई अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो क्या होता है 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है 0। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे Al2O3 में, तो इसको x मान लो क्योंकि हमें इसी का निकालना है मेटल का। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -2 × 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी +3। क्या आ जाएगी +3। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +3। तो ये +3 से किस में जा रहा है 0 और ये 0 से +3 में जा रहा है। तो अगर ये चार्ज जो है वो कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ना। और अगर ये चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये तरीका है 11th क्लास में आजमाते हो, लेकिन यहाँ पे अगर समझ में आ गया तो आप अपने एग्जाम में इसको भी लिख सकते हो। सी पार्ट में है गिव अ रीजन वाई एल्यूमिनियम इज प्रीफरेबली यूज्ड इन थर्मिट रिएक्शन। वही अभी मैंने आपको पहले रीज़न बता दिया था, एल्यूमिनियम क्या होता है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम को ऑक्साइड बना देगा और आयरन को क्या कर देगा यहाँ से सेपरेट कर देगा। ठीक है, चलो अगला जो है यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, देखने में लेंदी है लेकिन है नहीं, है बहुत आसान। देखने में थोड़ा सा लेंदी लगेगा क्वेश्चन। हिंट दिया गया है, नंबर 1 पे हिंट दिया गया है सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव में हम लोग किसको यूज करते हैं विनेगर को। ठीक है, क्वेश्चन जहां जहां समझ में आता जाए क्लियर करता चले जाओ। विनेगर, विनेगर का मतलब इथेनॉइक एसिड यानी कि CH3COOH। सेकेंड पार्ट में बोला गया है सी हैज 2 कार्बन एटम, तो जाहिर सी बात है 2 ही कार्बन एटम है भाई, है ना। ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। अगर हम अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सी हैज 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, सी इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, हमारे पास कोई ए सब्सटेंस है, उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। सीधी सी बात है, साफ साफ पता चल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होकर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है B मिल रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा यहाँ पे CH3CH2OH, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यानी कि A आपका क्या आ गया इथेनॉल आ गया। क्या आ गया भाई इथेनॉल आ गया। ठीक है, ये रिएक्शन भी बताई थी पिछली वीडियो में, नहीं देखिए तो देख लेना। ठीक है, आपकी बुक में भी सेम रिएक्शन है कि अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 अगर हम लोग डालते हैं, ठीक है, इथेनॉल के अंदर तो किस में कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉइक एसिड में। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में बोला है मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल बेंजीन एंड पायरिडीन। हम लोग इसका मिसयूज ना कर पाए, मिसयूज ऑफ ए, हाँ इंडस्ट्रीज इसका मिसयूज ना कर पाए, इसलिए इसके अंदर ये चीज़ें मिला दी जाती हैं। अगला है फोर्थ पॉइंट है एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए। एफ फॉर्म होता है जब हम लोग ए को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर हम ए के अंदर क्या डाल देते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लोग इथेनॉल के अंदर डाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है एफ मिल जाता है। ठीक है, अब जरा रिमाइंड करो ये रिएक्शन कौन सी है कि जब मैं इथेनॉल के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा तो क्या बन जाएगा ये इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई इथीन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, यानी कि एफ आपका क्या हो गया इथीन हो गया। एफ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनाएगा ये बोल देता है पैलेडियम या निकल के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजनेशन होता है। तो एफ आपका यहाँ पे क्या पता चल गया इथीन है। क्या है इथीन। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया नहीं है, अभी तो हम खाली इसको सॉल्व कर रहे हैं टेबल को। अब इसी को जब हाइड्रोजनेशन अगर हम लोग करा देते हैं तो हाइड्रोजनेशन अगर हम लोग निकल की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे हमें मिल जाता है CH3 यानी कि इथेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इथेन। ठीक है, अब देखो इसके पार्ट में हमसे पूछा क्या,
बेस्ड ऑन द अबव हिंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट में पूछा है इलिस्ट्रेट द विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंजेस टेकिंग प्लेस ए टू सी और ए टू एफ। ए से सी बनना, ए से सी बनना, ठीक है, ए से सी। विनेगर, ये हमने बी लिखा है यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, टेबल देख लेते हैं एक बार। सी होगा ये, बी नहीं होगा, सी, ठीक है। ए से सी बनने वाला, तो हमने ए पार्ट में तो हमने एक आंसर लिख ही देंगे इसका, है ना। ए का जो फर्स्ट है इक्वेशन ये वाली आ जाएगी पूरी की पूरी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी ए से सी। उसके बाद ए से एफ बनाना है, ए से क्या बनाना है, एफ बनाना है। तो ए से एफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इथेनॉल से इथेनॉल से पहले क्या करेंगे, इथीन बनाएंगे, ठीक है, क्या बना देंगे, इथीन। तो ये वाली रिएक्शन लिख दोगे, एफ तो यही था ना इथीन, तो ये वाली रिएक्शन लिख दोगे, तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए ए के, ठीक है। बी पार्ट देखो, सॉरी इसमें और भी दे रखा है, नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन स्टेप 2 एंड 5। 2 और 5 में कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो दोबारा से देखना पड़ेगा। 2 में देखो, 2 में कौन सी हो रही थी कि सी हैज़ 2 कार्बन एटम, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम इसे एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं तो, ठीक है ना। तो 2 में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 5 में क्या हो रहा है, 5 में हाइड्रोजनेशन हो रहा है। 2 में ऑक्सीडेशन और 5 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन, क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। बी पार्ट भी हो गया इसका सेकेंड। और आगे पूछा आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द स्टेप ए इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट होमोलॉग। ए की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, इथेनॉल है, इथेनॉल की जगह पे आप लोग क्या प्रोपेनॉल ले सकते हो, ठीक है, ब्यूटेनॉल ले सकते हो। अब इसके बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ए। ए का IUPAC नेम क्या होगा, ऑप्शन है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मीथेनॉल, तो साफ साफ है नीचे इथेनॉल होगा। सी पार्ट में पूछा गया इथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। इथीन हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है निकल की प्रेजेंस में और इथेन बना देती है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इथीन क्या करती है, यहाँ पे देखो इथीन क्या कर रही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोजन से, और आपका यहाँ पे क्या बना दे रहा है, CH3, ठीक है। और पूछ रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, बैलेंस करने का काम मैं आपको देता हूँ, आप इसे बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, बैलेंस ही करना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीन क्वेश्चन और रह गए हमारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें हमसे ए पार्ट में पूछा गया है कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, तो इसका नाम याद रखना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते कैसे हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हमने पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, पहले ब्रोमीन के बारे में बता दें। तो ब्रोमीन जो होता है आपका वाइन रेड कलर का सब्सटेंस होता है, वाइन रेड कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, वाइन रेड कलर का लिक्विड। इसको हमेशा फिल करके भी ऐसे उसमें रखा जाता है ना, ग्लास ट्यूब में, उसको ऊपर से मेल्ट कर देते हैं ताकि इसके अंदर से फ्यूम्स जो निकलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, उसको जब आप सूंघोगे बहुत गंदा लगेगा। अब क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कोई भी पार्ट लिया, उसके अंदर हमने क्या कर डालेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे, तो नो चेंज आएगा। क्या जाएगा, नो चेंज। इसका मतलब ये टेस्ट होता है कैसे, ये हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया, अगर अनसैचुरेटेड लेते हैं कुछ भी और उसके अंदर हम लोग ब्रोमीन वाटर ऐड करा देते तो ये ब्रोमीन वाटर जो है अपना कलर छोड़ देगा और कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये तरीका होता है टेस्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी पार्ट में बोला गया नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथेन
बर्न इन एयर। भाई एक ही क्वेश्चन बार करके अब थक चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पे कि इथेन को जब आप लोग बर्न करते हो, यानी कि C2 हो गया, H6 हो गया, अब आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या बना देगा, CO2 बना देगा, H2 बना देगा, और साथ में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने का काम आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो सी पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट में बोला गया है वाई इज रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं यार। CH4 को जब हम लोग क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं Cl2 की प्रेजेंस में, तो क्या बना देता है, CH3Cl, और HCl अलग हट जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसलिए क्या कर देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। अब इसी में एक और वाला पार्ट दिया गया है, आप लोग और वाले पार्ट को पढ़िए। तब तक हम अभी सर इंक भी कह रही है कि अब बस करो, बस ही करेंगे, बस 2 क्वेश्चन और बचे इसके बाद, ठीक है। चलो, विनोद while doing certain reaction observed on heating X with vinegar smell with a substance Y industrial solvent। देखो वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। X जो है विनेगर स्मेल आती है, यानी कि क्या है, CH3COOH। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देगा बस, और कुछ नहीं। Y जो है वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज किया जाता है, यानी कि C2H5OH, ठीक है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, यानी कि CH3COOH प्लस C2H5OH कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या दे देगा, ये दे देगा CH3COOC2H5 दे देगा। ये आपका क्या होता है, एस्टर होता है बाबू, क्या होता है, एस्टर होता है, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस Z दे देगा, ये आपका हो गया, ये आपका X हो गया, ये Y हो गया, ये क्या मिल गया आपको, Z मिल गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2, C4 यानी कि 1 कार्बन 2 और 2 4 कार्बन, 5 और 3 8, और O2 यानी कि कन्फर्म है, यही है। व्हेन हीटेड विद कास्टिक सोडा, अब इसी को आप लोग हीट करते हो, यानी कि CH3COOC2H5 को अब कास्टिक सोडा NaOH के साथ हीट करते हो, ये रिएक्शन भी अभी हम लोग करके आ चुके हैं। तो क्या बना देता है, CH3COO Na पॉजिटिव बना देता है, सोडियम इथॉक्साइड बना देगा, और साथ में क्या हो जाएगा, C2H5OH यानी कि इथेनॉल अलग हट जाएगा। इसे सोडियम एसीटेट भी कहा जाता है, ठीक है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहा है, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। पहला पार्ट देखोगे, दूसरा पार्ट देखोगे, आधी से तो टेंशन ही दूर हो जाएगी एग्जाम की, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फिगर बना के, डायग्राम बना के दिया गया है, जिसमें दिखाया गया कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ग्लास कंटेनर है, रबर स्टॉपर है, डायरेक्ट करंट है, सोर्स है। तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसमें कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है, कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है, तो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। कौन सा डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला गया व्हाई दिस कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। क्यों एंडोथर्मिक का एग्जांपल लिया गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब भी कोई चीज़ एब्जॉर्ब करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल टू द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द वाटर। तो भैया किसको आप तोड़ रहे हो, आप लोग तोड़ रहे हो, वाटर को तोड़ रहे हो। और वाटर के अंदर साफ साफ पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो जाहिर सी बात एक क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब में जो है वो ज़्यादा कलेक्ट होगा, डबल अमाउंट कलेक्ट होगा गैस का एज कम्पेयर टू दूसरी गैस के, ठीक है। ये रीज़न है। डी में बोल रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। डी पार्ट में बोल रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। H2O को तोड़ा हमने, क्या मिला, H2 और O2 मिला, 2 ऑक्सीजन तो 2 आगे लगा दिया, यहाँ पे क्या किया, 2 आगे लगा दिया, हो गया बैलेंस, ठीक। आसान क्वेश्चन है, देखने से डरने का नहीं, क्वेश्चन देख के नहीं डरना। चलो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन,
अभी भी बोल रहे हैं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? अभी हमने आपको एक तरीका बताया था, यहाँ पे Fe2O3 है, प्लस में 3CO2 है, सॉरी 3CO है, और यहाँ पे Fe बना रहा है 2, है ना, और साथ में 3CO2 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अगर आप लोग निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट से करना है या दूसरे तरीके से करना वो भी साफ साफ पता चल जाएगा। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन और ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं, जो अभी हमने पहले बताया था, नहीं समझो तो दोबारा समझ लेना, ठीक है। देखो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे Fe है तो 2 आयरन है तो 2x मान लो, और प्लस का माइनस, ऑक्सीजन का -2 होता है, और टोटल कितने हैं? 3 है, तो इज इक्वल ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? +3, यहाँ पे हो गया +3, +3 से यहाँ पे कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। अब दूसरे पार्ट की अगर हम लोग बात करें इसकी, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो x मान लो, और इसका क्या हो गया? -2 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, यानी कि यहाँ पे कार्बन जो है वो -2 की स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में। वहाँ पर बात करोगे तो वहाँ पर, सॉरी +2 में भैया, +2 में, उधर जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ देखोगे तो CO2 है, इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस में -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 4। तो यहाँ पे ये कार्बन +4 में जा रहा है, तो जब भी चार्ज बढ़ता है, प्लस में बढ़ता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। तो साफ साफ पता चल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। नई चीज़ सीखे हो तो लाइक जरूर ठोक देना। बी पार्ट में बोल रहा है स्टेट टू इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। 2 ऑक्सीडेशन इफेक्ट लिखने हैं, तो एक तो हो गया आपका कोरोजन हो गया, दूसरा हो गया रेंसिडिटी। एक्सप्लेन कर देना थोड़ा थोड़ा सा। सी पार्ट में बोला गया ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना है। भाई मैं नहीं करूँगा, करवा लोगे तुम लोग, लेकिन फिर भी बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है Na2SO4 के साथ, ठीक है। तो क्या बना देगा वो भी मैं नहीं बताऊंगा, कि बेरियम सल्फेट बना देगा और साथ में सोडियम का क्लोराइड बना देगा, ठीक है ना, ये बना देगा बस। उसके बाद अब यहीं पे सेवा समाप्त होती है। आज की सीरीज़ भी ख़त्म हुई, सेकंड पार्ट, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, कुछ क्वेश्चंस हमें रिपीट हो के मिलते रहे, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन हमें इंटरेस्टिंग लगे उन क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, मज़ेदार थे। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर मुझे लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए जल्द से जल्द आ जाएगी। उसमें हम लोग ऐसी लेंदी क्वेश्चंस कवर करेंगे, देन उसके बाद फिजिक्स करने वाले हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड बी अपडेटेड।